हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। आपको पता है चैनल है मिशन कंपटीशन क्लासेज कानपुर। काफ़ी समय से हम वीडियो डाल रहे हैं मगर आपका रेस्पॉन्स कम ही आता है। फिर भी अब आज देखिए फिर से मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। और इससे पहले 2 वीडियो में बना चुका था। 2 वीडियो में मैंने आपको नॉर्मल सी बातें, एक तो राज्य क्या होता है, सरकार क्या होती है, सरकार का मीनिंग, राज्य का मीनिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका था। उसके बाद मैंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के जो 3 अंग हैं वही कार्यपालिका है, विधायिका है और आप जानते हो न्यायपालिका है। ठीक है, उन सब के बारे में हम जान चुके थे, मोटा मोटा उनका अध्ययन कर चुके थे। और आज हम स्टार्ट करें जैसे राज्य कार्यपालिका। और राज्य कार्यपालिका में एक महत्वपूर्ण पद जिसे हम राज्यपाल कहते हैं, क्योंकि राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं राज्यपाल के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, और मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है मुख्यमंत्री, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। साथ में ही सरकार को सलाह देने के लिए एक सलाहकार होता है जिसे हम राज्य महाधिवक्ता के नाम से जानते हैं, तो जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के 165 अनुच्छेद में किया गया है। तो ये सारी जो पद हैं एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनको हमें पढ़ना ही है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं राज्य कार्यपालिका। तो यहाँ देखिए राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका की बात करें तो मित्रों, पहले मैंने बताया आपको कि भारतीय संविधान जो है, ठीक है, और भारतीय संविधान का जो भाग 6 है उसमें राज्य सरकार के बारे में प्रावधान है। और राज्य सरकार का जो प्रावधान संविधान के अंतर्गत है वो अनुच्छेद आपके 152 से 237 तक किया गया है। मगर आज हम अध्ययन कर रहे हैं कि राज्य कार्यपालिका। तो राज्य कार्यपालिका के बारे में हम पढ़ेंगे तो राज्य कार्यपालिका वही भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से आप 167 तक अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि राज्यपाल को पढ़ना है हमें। एक तो किसको पढ़ना है? राज्यपाल को। ठीक है मित्रों, एक तो किसको पढ़ना है? राज्यपाल को। ठीक है, जिसका देखिए अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 तक मेंशन किया हुआ है। उधर हमको पढ़ना पड़ेगा देखो फिर मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का जो अनुच्छेदों का क्रम है वो है 163 से 167। ठीक है, और इसके बाद मंत्रिपरिषद का मुखिया आप सब जानते हैं मुख्यमंत्री होता है, तो मुख्यमंत्री को भी पढ़ना होगा। इधर देखो सरकार को जो कानूनी सलाह देता है वो होता है राज्य महाधिवक्ता 165, तो इसका भी हमें अध्ययन करना होगा। ठीक है, तो चले हम करें अध्ययन। सामने आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा राज्यपाल यानी कि गवर्नर। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको राज्यपाल के बारे में बता दूं। वैसे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद की व्यवस्था करता है और उसमें स्पष्टली लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, इस तरीके से लिखा है। मगर देखिए कुछ समय के अनुसार कुछ फेरबदल संविधान में करना होता है क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया मित्रों। ठीक है, और 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें प्रावधान कर दिया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति को हम चाहे तो जैसे राजस्थान, चाहे तो पंजाब, हरियाणा, मतलब 2-3 राज्यों का एक साथ उसे कार्यभार सौंप सकते हैं। तो ऐसा प्रावधान किया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। ठीक है, जैसे देखें अपन, ये देखिए पहली बात तो हम राज्यपाल के बारे में ये बात करेंगे कि राज्यपाल की पहली बात तो कितनी भूमिका, दोहरी भूमिका होती है। देखिए दोहरी भूमिका का मतलब ये है कि एक तो राज्यपाल है वो राज्य में राज्य प्रमुख यानी कि एक संवैधानिक प्रमुख की भूमिका अदा करता है। दूसरा एक केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी राज्य के अंतर्गत काम करता है। तो ये 2 भूमिका है राज्य की। कार्यकारी राज्य का क्या होता है? कार्यकारी प्रमुख होता है और एक केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। देखिए जब संविधान सभा में प्रश्न उठा था कि वास्तव में राज्यपाल का चुनाव किया जाए या फिर राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से की जाए, इसके संबंध में बहुत सारी बहस हुई थी। उसमें ये बार बार ये मुद्दा उठा। फिर संविधान निर्माताओं ने विचार किया, क्योंकि देखिए जो जितने भी संघात्मक राज्य हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, उनके अंतर्गत अगर देखा जाए तो राज्यपालों को सीधा जनता चुनती है, यानी जनता वोट दे करके चुनती है। राज्यपाल का क्या करती है? चुनाव करती है। मगर भारत में ऐसा नहीं है।
भारत में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो इस मुद्दे पर काफ़ी सारी बहस होने के बाद लास्ट में ये नतीजा निकला कि अगर केंद्र सरकार को वास्तव में मजबूत बनाए रखना है या फिर देश की एकता अखंडता को बनाए रखना है, ठीक है, तो कहीं न कहीं हमें राज्यपाल की नियुक्ति की जो शक्ति है वो किसे प्रदान करनी होगी, केंद्र सरकार को प्रदान करनी होगी। तो इस तरीके की बातें थी। तो लास्ट में हमने जो कनाडा में इसी प्रकार का प्रावधान है, वहाँ पर केंद्र सरकार ही राज्यपाल की क्या करती है, नियुक्ति करती है। तो हमने अमेरिका के मॉडल को नहीं अपनाया, जबकि किसको अपनाया, कनाडा के मॉडल को अपनाया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 153। तो मैंने बता दिया कि राज्यपाल के पद के बारे में मेंशन किया गया है, और राज्यपाल का जो पद है वो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये मैं बता चुका हूँ। दूसरी बात मैंने बताया कि 7वें संविधान संशोधन, देखो 7वां संविधान संशोधन नियम 1956 में हुआ, और इसके तहत देखो एक व्यक्ति 2 या उससे भी अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक ही राज्यपाल, जैसे पंजाब का भी है और वही राजस्थान का भी है और वही हरियाणा का भी है। तो ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत कर दिया गया था, और वो कब किया गया था, 7वां संविधान संशोधन करके 1956 में। अनुच्छेद 154, देखो अनुच्छेद 154 ये कहता है कि जो राज्य कार्यपालिका है, ठीक है, क्या है, राज्य कार्यपालिका है, उसकी जो शक्तियां हैं वो किस में निहित है, राज्यपाल में निहित है। यानी कि संवैधानिक प्रमुख शक्तियों का, कार्यपालिका की शक्तियां संवैधानिक रूप से किसे प्रदान की गई है, राज्यपाल को प्रदान की गई है। परंतु याद रखना, भारत देश के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो उसी प्रकार से अगर हम देखें तो राज्य व्यवस्था है, राज्यों की शासन व्यवस्था है, उनके अंतर्गत भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो उसमें प्रावधान है कि जो राज्यपाल है वो राज्यपाल, देखिए जो राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति हैं उनका एक तरीके से संवैधानिक प्रमुख, या फिर उसे हम औपचारिक प्रमुख कह सकते हैं, या फिर नाम मात्र का प्रमुख कह सकते हैं। जबकि वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है, और मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है कौन, मुख्यमंत्री। तो हम सीधा सा ये कह सकते हैं कि राज्य कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख है, यानी कि औपचारिक प्रमुख है, यानी कि नाम मात्र का प्रमुख है, वो तो कौन है, राज्यपाल। यानी कि जितने भी कार्य राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत किए जाएंगे वो सब किसके नाम से होंगे, राज्यपाल के नाम से। जबकि उन शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। तो राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख तो हो गया राज्यपाल, और वास्तविक प्रमुख हो गया कौन, मुख्यमंत्री। तो यहाँ देख लो, वहीं से देखो 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राज्यपाल में निहित है। यहाँ लिखा हुआ है राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, इस कारण राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक, औपचारिक या नाममात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। अनुच्छेद 155 की बात करें तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है, और राज्यपाल की नियुक्ति आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मगर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि राज्यपाल खुद अपनी मर्जी से राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए भी एक प्रोसेस, एक प्रावधान है कि जो केंद्र सरकार जिस व्यक्ति के, केंद्र सरकार लिखित परामर्श, ठीक है, किसको दें, राष्ट्रपति को दें, और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करेगा संबंधित राज्य के अंतर्गत। ठीक है। तो यहाँ लिखा है सीधा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्र सरकार के लिखित परामर्श पर, ये याद रखना। कहने का मतलब केंद्र सरकार ही एक तरीके से राज्यपाल का मनोनयन करती है, और उसके मनोनयन के पश्चात केंद्र सरकार के आदेश अनुसार यानी केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। 156, अनुच्छेद 156 के बारे में देखो। अनुच्छेद 156 में क्या है, इसकी कार्यकाल और पदावधि के बारे में वर्णन है, यानी कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, उसकी पद की अवधि कितनी होती है। तो एक तो प्रावधान ये है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है ना। एक तो प्रावधान क्या है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो अपने पद पर रह सकता है। जिस दिन राष्ट्रपति चाहेगा उसे पद से हटा देगा बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी सुनवाई का उसे मौका दिए हुए। ठीक है। और दूसरा यह है कि राष्ट्रपति को संबोधित कर त्याग पत्र द्वारा वो अपने आप स्वयं पद से हट सकता है, यानी कि राज्यपाल चाहे कि भाई उसे अब उस पद पर कार्य नहीं करना है तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देगा और पद से
क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक है। अब ये दोनों जो प्रावधान है कि राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत और राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र, इन दोनों के प्रावधान के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति का वो राज्यपाल का जो सामान्य कार्यकाल होता है वो कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष, यानी कि वो 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। मगर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है वो ध्यान देना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। यानी कि जैसे माना कि कोई राज्यपाल का 5 साल की अवधि पूरी हो गई, ठीक है, और 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद वो पद से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि उसका कोई दूसरा उत्तराधिकारी उस पद पर नियुक्त नहीं हो जाता। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने इसमें मेंशन कर रखा है। तो कार्यकाल अवधि के बारे में देखो, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत एक तो ये प्रावधान है, दूसरा राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है, तीसरा उपरोक्त दोनों प्रावधानों के अधीन रहते हुए 5 वर्ष तक पद पर बना रह सकता है। मगर ये भी नहीं, अवधि समाप्त होने पर उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक वो पद पर बना रहेगा, ये याद रखोगे। अब आगे देखो, पद अवधि के दौरान, यानी राज्यपाल की जो पदावधि है उसके दौरान, यानी कि जब राज्यपाल किसी पद पर कार्य कर रहा है, राज्यपाल पदावधि के दौरान राष्ट्रपति निम्न कार्य कर सकता है। वो चाहे तो राज्यपाल को किसी अन्य राज्य में क्या कर सकता है, उसका स्थानांतरण कर सकता है। राज्यपाल का किसी भी राज्य में क्या कर सकता है, स्थानांतरण का मतलब समझते हो, ट्रांसफर कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। पदावधि का मतलब 5 वर्ष का जो कार्यकाल राज्यपाल का है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति चाहे तो उसे, जैसे कि राजस्थान में कोई राज्यपाल लग रहा है तो उसे किसी दूसरे राज्य में उसका ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा प्रावधान है 5 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः, अगर उसने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे पुनः उसी पद पर उसी राज्य में नियुक्त कर सकता है और चाहे तो किसी दूसरे राज्य में भी पुनः नियुक्ति दे सकता है। ठीक है, तो ये 5 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः उसी राज्य या अन्य में नियुक्ति। तीसरा प्रावधान है अवधि पूर्ण होने से पूर्व, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अवधि पूर्ण होने से पूर्व भी अगर राज्यपाल को राष्ट्रपति हटाना चाहे, बिना किसी सुनवाई के, बिना उसे अपना पक्ष रखे तो हटा सकता है। तो ये याद रखोगे, राज्यपाल की पदावधि के समय राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में उसका ट्रांसफर कर सकता है, चाहे तो उसकी 5 साल की अवधि पूर्ण हो चुकी है तो 5 साल की अवधि पूर्ण होने पर चाहे तो उसे पुनः उसी राज्य में नियुक्ति दे सकता है या फिर किसी अदर स्टेट में नियुक्ति दे सकता है। तीसरी बात यह है कि जो राज्यपाल हैं, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे जब मन में आए हटा सकता है बिना किसी सुनवाई के मौका दिए हुए। मगर ये जो प्रसाद पर्यंत वाला जो मामला था ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, इसलिए ये मामला कहाँ पर चला गया, कोर्ट में चला गया। तो एक व्यक्ति थे जिसने इस प्रसाद पर्यंत वाले मामले में केस दायर किया, उसका नाम है बीपी सिंघल बनाम भारत संघवाद। ये 2010 का मामला है ना। बीपी सिंघल नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का हल्फनामा दायर किया, ठीक है, कि भाई राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है, तो इसके बारे में राय जानी जाए, यानी कि न्यायालय किस प्रकार का अपना मत रखता है। तो 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ बिठाई गई थी और 5 न्यायाधीशों ने इस मामले में सुनवाई करते हुए निर्णय दिया कि राज्यपाल को मनमाने आधार पर नहीं हटाया जा सकता। जैसे केंद्र में कोई नई सरकार बनी है, कहने का मतलब यह है कि जैसे राजस्थान में अभी बीजेपी की सरकार है, ठीक है, और यहाँ पर और सेंटर में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। अभी वर्तमान में बीजेपी के, केवल उदाहरण देकर हम बता रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और सेंटर में कांग्रेस की सरकार है। तो जैसे केंद्र में सरकार पहले बीजेपी की थी पर बदल के आई, कांग्रेस सरकार आ गई, और यहाँ पर किसकी सरकार है, बीजेपी की। तो कई बार ऐसा होता है कि सरकार अपने हितों के अनुकूल जब चाहे तो अपने हिसाब से वो उस राज्यपाल को हटवा दे उस राज्य से और अपने फेवर का कोई व्यक्ति वहाँ पर नियुक्त कर दे। तो ये सारी समस्याएं पैदा ना हो, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह सीधा सीधा निर्णय दिया, ये कहा कि राज्यपाल को अपने मनमाने आधार पर नहीं हटाया जा सकता, जैसे केंद्र में कोई नई सरकार बनती है तो, ठीक है। याद रखोगे, राज्यपाल की पद मुक्ति का प्रावधान संविधान में नहीं है, ये भी याद रखना भाई। संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि राज्यपाल को किस तरीके से हटाया जाएगा। इसी वजह से आपको मैं एक चीज बता दूं कि 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी बीपी सिंह के नेतृत्व में,
यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में। तो उस समय बहुत सारे राज्यपालों को उस सरकार ने हटा दिया था। उसके बाद नरसिम्हा राव सरकार, चंद्रशेखर सरकार, उन्होंने भी इस तरीके से कार्य किया कि जैसे मन में आया उसी तरीके से बहुत सारे राज्यपालों को बदल दिया, उनका ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे मनमाना चलता रहा, ठीक है। तो इसी वजह से ये मामला थोड़ा पेचीदा है। तो कहीं पर भी राज्यपाल की पदमुक्ति का प्रावधान नहीं है, तो कई बार इसमें मन मर्जी भी सरकारें कर लेती हैं, ठीक है। अगर देखिए एक कंडीशन और बनती है कि राज्यपाल का आकस्मिक निधन हो जाए, तो उस समय परिस्थिति क्या बनेगी। उस समय संबंधित राज्य का कार्यभार, राज्यपाल पद का कार्यभार कौन संभालेगा। तो वैसे तो संविधान में कहीं इस प्रकार का कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु चाहे तो संबंधित राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश है उसे राज्यपाल पद का कार्यभार सौंपा जा सकता है। इतना सा आप याद रखना, मैंने लिखा भी है। राज्यपाल का आकस्मिक निधन होने पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी रूप से कार्यभार सौंप सकते हैं, परंतु इस प्रक्रिया का उल्लेख इसमें नहीं है, संविधान में नहीं है। आगे देखो अनुच्छेद 157 क्या कहता है। 157 में राज्यपाल पद की योग्यता है। तो मेनली सिर्फ दो ही योग्यता है, एक तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा है 35 वर्ष की उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो दो ही है, भारत का नागरिक और न्यूनतम आयु 35 वर्ष। फिर अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद की शर्तें हैं। तो शर्तों में ये है कि राज्यपाल जो है वो किसी भी सदन का सदस्य, कहने का मतलब ना तो संसद का सदस्य हो और ना ही वो राज्य विधानमंडल का सदस्य हो, किसी भी सदन का सदस्य ना हो। दूसरा, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। मगर कहने का मतलब यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि राज्यपाल का पद लाभ के पद में नहीं आता, राष्ट्रपति का भी नहीं आता, उपराष्ट्रपति का भी नहीं आता, और जितने सारे मंत्री हैं उनका भी पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता। मगर कोई जैसे गवर्नमेंट जॉब में है या फिर किसी और प्रकार का लाभ प्राप्त किया हुआ है, तो उसे त्याग पत्र देना होगा, तब जाके वो राज्यपाल के पद पर सुशोभित हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 158 क्या कहता है, किसी भी राज्य, किसी भी सदन, चाहे वो संसद का सदन हो चाहे वो राज्य विधानमंडल का। संसद के सदन आप जानते हो, लोकसभा, राज्यसभा, तो किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, किसी का भी सदस्य उसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है लाभ के पद पर नहीं हो। तो ये दो प्रकार की शर्तें हमने देखी। आगे देखें, इसी अनुच्छेद 158 में कुछ राज्यपाल के वेतन, भत्ते, सुविधाएं और विशेष अधिकार हैं। कुछ का मैं उल्लेख 158 में, कुछ का अनुच्छेद 361 में। तो इनको देख लो एक बार। इन सब का निर्धारण संसद विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से करती है कि भाई राज्यपाल का वेतन कितना होगा, उसे कितने भत्ते दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन तय करेगा, संसद तय करेगी विधि द्वारा, यानी कि कानून बना करके। वर्तमान में अगर देखें तो 3.5 लाख यानी कि 3,50,000 रुपये राज्यपाल का क्या है, वेतन है, ठीक है। दूसरा देखो, 2 या अधिक राज्यों के कार्यभार पर वेतन भत्तों के अनुपात का निर्धारण। अगर कोई राज्यपाल देखो जैसे 2 राज्यों का उसने कार्यभार संभाल रखा है, 3 का कम संभाल रखा है, तो कई बार ऐसा प्रश्न उठता है कि राज्यपाल को अलग अलग राज्यों का अलग अलग वेतन देंगे तो उसका वेतन 3.5 लाख के हिसाब से देखें तो बहुत सारा हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं है, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा कि किस राज्य से उसे कितने अनुपात में वेतन मिलेगा, ठीक है। तो ये शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। तो यहाँ लिखा है 2 या अधिक राज्यों के कार्यभार पर वेतन भत्तों के अनुपात का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। दूसरा, राज्यपाल पदावधि के दौरान वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते, यानी कि राज्यपाल जब पद पर हैं तो उस समय किसी भी प्रकार से सरकार उसके वेतन और भत्तों में कटौती नहीं कर सकती। अगला देखो पॉइंट है, राज्यपाल शासकीय आवास, राजभवन, यानी कि शासकीय आवास या राजभवन उनका क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है बिना किसी किराया दिए हुए। यानी कि राजकीय जो घर है, राजभवन है, उन्हें अपने रहने के काम में भी वो ले सकता है, ठीक है, उनका उपयोग कर सकता है। दूसरा, पदावधि के दौरान किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति, जब राज्यपाल अपने पद पर है और इस पद पर रहते हैं उन्होंने जो भी कार्य किए हैं उनके लिए किसी भी न्यायालय के प्रति राज्यपाल उत्तरदायी नहीं है। इस प्रकार की छूट राज्यपाल को दी गई है। अगला पॉइंट है, देखो, पदावधि के दौरान आपराधिक मामले की सुनवाई से छूट। पदावधि के दौरान अगर राज्यपाल में किसी भी प्रकार का कोई कहते हैं ना, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो उसकी जो सुनवाई है उससे भी छूट प्रदान की गई है। जब तक उसकी सुनवाई नहीं होगी
आपराधिक मामले की, जब तक वो उस पद पर कार्य कर रहा है। अगर पद पर कार्य नहीं करता उसके बाद सुनवाई हो सकती है, मगर राज्यपाल के पद पर रहते हुए आपराधिक मामले की सुनवाई से राज्यपाल को क्या दी गई है, छूट दी गई है। पदावधि के दौरान एक छूट और दी है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये भी याद रखना, पदावधि के दौरान राज्यपाल को क्या नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते। राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में अगर देखें तो उन्मुक्ति क्या है, सीमित है। अनुच्छेद 361(4) में ये मेंशन किया गया है कि कोई उसका व्यक्तिगत कोई मामला है, उस मामले में कोई उसके खिलाफ कोई बात दायर करना चाहता है तो वो कर सकता है, मगर उसमें थोड़ा सा प्रावधान ये है कि उसे पहले राज्यपाल को क्या देनी होगी, सूचना देनी होगी, और उसे 2 महीने का समय भी देना होगा। और जिस व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ कोई भी बात दायर किया गया है तो उसे अपना नाम स्पष्ट करना होगा, मामला क्या है वो भी बताना होगा। इस तरीके का प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 361(4) में। कहने का मतलब यहाँ पर राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में उन्मुक्ति यानी कि जो छूटें हैं उनमें कुछ सीमाएं, उन्हें सीमित कर दिया गया है। मगर यहाँ पर भी एक ध्यान रखना, अगर मामला व्यक्तिगत भी है फिर भी पदावधि के दौरान राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फिर अनुच्छेद 159, ये पद की शपथ है, मतलब राज्यपाल को पद की शपथ, वैसे आप जानते हैं कि हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसके स्थान पर जो उपस्थित न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश है तो वो दिलाता है। लिखा है देखो, पद की शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये और उठता है कि राज्यपाल किस प्रकार की शपथ लेता है। तो देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर पदाधिकारियों की जो शपथ का प्रावधान है वो आपके अनुसूची 3 में है, मगर राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनकी शपथ का प्रावधान अलग से है। यानी कि 159 में किसका है, राज्यपाल के पद की शपथ। तो राज्यपाल की सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है राज्यपाल, ठीक है। उसमें देखो, निष्ठा पूर्वक दायित्वों का क्या करेगा, निर्वहन करेगा, संविधान और विधि की रक्षा, संरक्षण, प्रतिरक्षा करेगा, ठीक है। स्वयं को राज्य की जनता के हित व सेवा में समर्पित करेगा। तो ये याद रखना थोड़ा सा। तो इस प्रकार की शपथ लेता है, कहने का मतलब संविधान की रक्षा, प्रतिरक्षा, संरक्षण, है ना, इनकी शपथ लेता है राज्यपाल। और कर्तव्यों की शपथ, जनता के प्रति कर्तव्यों की शपथ लेगा। लास्ट इधर देखते हैं, लास्ट में अनुच्छेद 160 यानी राज्यपाल पद के संबंध में उत्पन्न आकस्मिक परिस्थितियों में कार्य करने की शक्ति कौन प्रदान करेगा, राष्ट्रपति। अगर आकस्मिक परिस्थितियां उत्पन्न हो गई किसी राज्य में तो उस समय वो राज्यपाल किसकी सहायता से, राष्ट्रपति की सहायता से क्या करेगा, कार्य करेगा। फिर अनुच्छेद 161 क्या कहता है, राज्यपाल की न्यायिक व क्षमादान की शक्ति। कहने का मतलब राज्यपाल को अगर किसी राज्य कार्यपालिका शक्ति, राज्य कार्यपालिका का जो विस्तार क्षेत्र है वहाँ तक उस सीमा के अंतर्गत किसी भी आपराधिक मामले में किसी को सजा हुई है तो उसे राज्यपाल कम कर सकता है और माफ़ कर सकता है। मगर ये ध्यान रखना है कि वो मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकता। ये केवल अधिकार किसके पास है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास है, ये याद रखोगे। राज्यपाल की न्यायिक और क्षमादान की शक्ति 161 में है। राज्य कार्यपालिका के विस्तार क्षेत्र तक किए गए किसी भी अपराध के लिए देखिए दी गई सजा को कम या माफ कर सकता है, परंतु मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, ठीक है, ये याद रखोगे। और अनुच्छेद 162 जो लास्ट है उसमें कहा गया है कि राज्य कार्यपालिका शक्ति की सीमा, कहने का मतलब राज्यपाल उसी सीमा तक कार्य करेगा जहां राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार क्षेत्र है। कहने का मतलब राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय, क्योंकि आप सब जानते हैं राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और कुछ विषय ऐसे भी है कि समवर्ती सूची पर भी चाहे तो राज्य सरकार क्या बना सकती है, कानून। मगर ऐसा नहीं है कि संघ सूची के विषयों से संबंधित राज्यपाल किसी प्रकार के कार्य को अंजाम देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा इसके बारे में। आज राज्यपाल हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इसकी जो पीपीटी है मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में भी चैनल की लिंक दे दूंगा, उससे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है मित्रों। जब तक के लिए फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों में भी शेयर कर देना, जिससे उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। जय हिंद, जय भारत।